चैनल बेसिक साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सेल्स। तो चलिए हम देखते हैं सेल्स के बारे में। तो सेल्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है कि आखिर सेल्स की स्टडी किसमें की जाती है, सेल्स की स्टडी किसमें की जाती है, सेल्स के बारे में किसमें पढ़ा जाता है। तो आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत ही सेल्स की स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आप इंग्लिश की बुक में ही इंग्लिश पढ़ोगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हमारे जैसे आपको हमारे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के बारे में स्टडी करना है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं। तो सिस्टम की स्टडी पढ़ने के लिए आपको ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही सेल्स के बारे में जानने के लिए बच्चों, सेल्स के वर्क या फंक्शन को जानने के लिए हम सेल्स की स्टडी साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये तो हो गया साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत ही पूरे सेल्स के विविध संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात ये आती है कि आखिर साइटोलॉजी शब्द किसने दिया। तो एक सेल बायोलॉजिस्ट थे जिसे हम क्या कहते हैं, हर्डविक सेल बायोलॉजिस्ट ने सबसे पहले हमारे साइटोलॉजी वर्ड को दिया। सबसे पहले साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया, तो साइटोलॉजी वर्ड सबसे फर्स्ट में हर्डविक ने दिया था। तो सबसे पहले हमने देखा कि साइटोलॉजी क्या कहलाता है। तो सेल्स की स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी के अंतर्गत आते करते हैं। और साइटोलॉजी में ही पूरे सेल्स का वर्णन मिलता है। तो साइटोलॉजी सेल्स के स्ट्रक्चर और वर्क को स्टडी किया जाता है। फिर हम देखते हैं साइटोलॉजी वर्ड। तो साइटोलॉजी वर्ड देने का श्रेय जाता है हर्डविक को। हर्डविक एक सेल बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, साइटोलॉजी वर्ड दिया। अब हम देखते हैं सेल। तो आखिर ये सेल शब्द आया कहाँ से। सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति जानेंगे कि आखिर ये सेल शब्द मिला कहाँ से। तो स्टूडेंट, ये जो सेल शब्द होता है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से सेल मिला। तो आपको ये याद रखना है कि जो सेल शब्द की उत्पत्ति है तो वो लैटिन भाषा के सेलुला से हुआ। और सेलुला का मीन क्या होता है, तो सेलुला का मीन होता है एक छोटा कमरा। तो आपको मालूम है ये स्टूडेंट, हमारा जो सेल है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो सेल है वो एक छोटे कमरे की ही जैसा होता है और उसी छोटे कमरे के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है। सेम वैसे ही हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होता है वो चारों ओर से बंद होता है और उसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ये तो हमने देख ली सेल्स की बात की आखिर सेल शब्द कहाँ से आया। तो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है और सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। तो ये हमने देख ली सेल की व्युत्पत्ति। अब हम देखते हैं सेल्स की खोज की आखिर सेल की खोज किसने की। तो देखिए सेल की जो खोज थी वो सर्वप्रथम सबसे फर्स्ट की थी किसने, फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। बस अंतर इतना था स्टूडेंट कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया। मतलब उन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा, उन्होंने सजीव कोशिका को नहीं देखा, पर देखा तो सबसे पहले, चाहे वो मृत कोशिका को देखे चाहे सजीव कोशिका को देखे। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। अब साइटोलॉजी का जनक क्यों कहा गया, तो आप ही मुझे बताइए कि साइटोलॉजी के अंदर किसका स्टडी किया जाता है, सेल का। और सेल की खोज ही सबसे पहले किसने की, रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए जो रॉबर्ट हुक है उन्हें क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी के जनक कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो रॉबर्ट हुक है ये साइटोलॉजी के जनक कहे जाते हैं और इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा। तो ये आप याद रखना कि जो हमारा रॉबर्ट हुक है उन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देखा था। कॉर्क में उन्होंने एक डेड सेल को देखा था। और कब देखा था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल कॉर्क में देखा। तो सर्वप्रथम सेल देखने का श्रेय किसे जाता है, रॉबर्ट हुक को। चाहे वो मृत को सेल देखें या तो वो लिविंग सेल देखें, सजीव सेल देखें, पर देखा किसने सबसे पहले, रॉबर्ट हुक में। इसीलिए स्टूडेंट रॉबर्ट हुक को ही क्या कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को सेल्स का या साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। फिर आते हैं एक और सेल बायोलॉजिस्ट
जिन्होंने सजीव सेल को देखा। तो सबसे फर्स्ट में किसने देखा स्टूडेंट? रॉबर्ट हुक ने। यदि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि सर्वप्रथम सेल को किसने देखा, तो देखा किसने? रॉबर्ट हुक को, और रॉबर्ट हुक ने। और यदि क्वेश्चन आता है कि सजीव सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो सजीव सेल को देखने का जो श्रेय जाता है वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। किसे जाता है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है सर्वप्रथम सजीव सेल देखने का श्रेय। आपने बताया कि डेड सेल तो रॉबर्ट हुक ने किसमें देखा? कॉर्क में देखा। कॉर्क में ही उन्होंने मृत सेल को सबसे सर्वप्रथम देखा। पर जो हमारे थे कौन? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले सजीव कोशिका को देखा था जीवाणु में। किसमें देखा था? जीवाणु में। तो जीवाणु में सर्वप्रथम सजीव कोशिका को देखा गया और कॉर्क में मृत कोशिका को देखा गया। तो सर्वप्रथम कोशिका को देखने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को। और सजीव सेल को देखने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो ये तो हो गई सेल्स की बात की, आखिर सेल्स को कब और किसने देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके एग्जाम पे 100% आने के चांसेस होते हैं सेल से। अब हम देखते हैं सेल्स की थ्योरी कि आखिर सेल्स का डेफिनेशन किसने दिया। सेल्स के बारे में तो बता दिया कि आखिर ये सेल्स, उन्होंने सेल्स को देख लिया कि ऐसा कोई बॉडी में पार्ट है या हमारा जो शरीर है वो ऐसे किसी सूक्ष्म यूनिट से बना हुआ है जिसे हम सेल कहते हैं। इसके बारे में तो उन्होंने देख लिया। रॉबर्ट हॉक ने डेड सेल देख लिया और हमारे ल्यूवेनहॉक ने क्या देख लिया? हमारी सजीव कोशिका देख ली। सजीव कोशिका किसमें देखी? जीवाणु में। अब हम बात करते हैं कि आखिर सेल कहलाती क्या है। तो क्या सेल क्या कहलाती है, इसका जो डेफिनेशन है या जो सेल्स की थ्योरी है, सेल्स के बारे में बताया किसने? तो सेल्स के बारे में स्लाइडेन और स्वान ने सबसे पहले दिया था। तो सेल की थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान द्वारा सबसे पहले सेल की थ्योरी दी गई। तो सेल की थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1838 से 1839 में 1838 से 1839 में स्लेन और किसने? स्वान और स्लाइडेन ने सबसे पहले क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। अब सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? तो सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो उन्होंने क्या बताया कि यह जो कोशिका है, कोशिका क्या कहलाती है? यह हमारे जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाती है। और उन्होंने बताया कि जो सभी जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव जीव हैं, वो किससे बने हुए हैं? तो वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि आखिर हम जितने भी सजीव हैं कैसे सेल से बने हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का जितना भी ऑर्गन्स है, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं स्टूडेंट, वो बने हुए हैं सेल से। अब आप पूछेंगे कि आखिर जब वो सेल से बने हुए हैं तो सेल्स हमें दिखती क्यों नहीं है? तो यही तो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट की जो सेल्स होती है वो बहुत ही छोटी यूनिट होती है, बहुत ही छोटी इकाई होती है जिसे हम सूक्ष्म या बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। तो सेल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक घर तैयार होता है, तो घर तैयार करने में एक मकान बनाने पे बेस क्या होता है? ईंट होता है। ईंट जब एक ईंट से जब शुरुआत करते हैं तो एक दीवार बनती है, दीवार बनने के बाद कमरा बनता है, कमरा बनने के बाद एक मकान तैयार होता है। तो क्या बच्चों, जब ईंट से मकान बनता है तो क्या आप यही बोलते हैं कि आप ईंट के बारे में, आपका जब मकान तैयार हो जाता है तो क्या आप ईंट के बारे में बताते हैं? नहीं ना, आप तो मकान के बारे में ही जानते हैं। और वैसे ही होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी का जो बेस है, वो क्या कहलाता है? सेल। सेल से ही हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे सेल से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। बस आप इतना याद रखिए कि सेल हमारी बॉडी का क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। जैसे हमारे घर का बेस क्या होता
होता है ई, हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, और यही सेल क्या करते हैं, डिवीजन करते जाते हैं और बहुत सारे सेल बनाते जाते हैं, और ऐसे ही सेल से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। और जब सेल से ऑर्गन बन जाता है तब हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं अपने इतने पार्ट का माइक्रोस्कोप से स्टडी करूं तो इसमें मुझे कई हजार सेल देखने को मिलेंगी। तो सेल ही हमारी बॉडी का क्या है, यूनिट है, और यही हमारी बॉडी का बेस है। तो यह हमारी बॉडी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक की बात करते हैं कि आखिर ये संरचनात्मक इकाई क्यों है। तो स्टूडेंट आप ही बताइए कि यदि सेल ना होता तो क्या आपकी बॉडी का निर्माण होता? बिल्कुल नहीं होता। क्या ईंट नहीं होती तो घर कैसे बनता? वैसे ही सेल नहीं है तो हमारी बॉडी कैसे बनेगी? सेल से ही तो हमारी बॉडी बनी हुई है। तो सेल ने ही तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दिया है। इसीलिए स्टूडेंट हम सेल्स को क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी की संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। अब बात आती है कि फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई क्यों कही जाती है। तो हमारे जो सेल्स हैं वो बहुत सारा वर्क करते हैं, और जब सेल्स ने हमारी बॉडी स्ट्रक्चर तैयार कर दी, उसी बॉडी स्ट्रक्चर से तो हम काम कर पा रहे हैं, और काम करने पे भी तो हमारा सेल हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से। इसीलिए सेल्स को क्या कहा जाता है, हमारी बॉडी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कही जाती है। तो ये तो हो गया सेल थ्योरी, जो किसने दी, स्लाइडेन एंड स्वान ने दी। कब दी? तो 1838 और 1839 के बीच में दी गई। ये हो गई सेल थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि एक और सेल बायोलॉजिस्ट आए जिन्होंने सेल की थ्योरी का रूपांतरण किया, थोड़ा सा बदलाव लाया। तो उन्होंने क्या बदलाव लाया? देखिए, जैसे ही किसी चीज की खोज होती है तो उसके बाद नई खोजें होती जाती हैं और नई नई चीजें हमको पता चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले कोशिका को देखा किसने, रॉबर्ट हुक ने। पर कैसी कोशिका को देखा? डेड सेल को, मृत कोशिका को देखा। फिर और जिज्ञासा बढ़ी तो एक दूसरे सेल बायोलॉजिस्ट आए जिनका क्या नाम था, जो दूसरे सेल बायोलॉजिस्ट आए एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सजीव कोशिका को देख लिया। फिर और वे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बता दिया कि आखिर सेल हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट तो क्या कहना, सेल से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। फिर हम आते हैं सेल थ्योरी का रूपांतरण। तो आखिर सेल थ्योरी का रूपांतरण किसने किया? तो ये जान लेते हैं कि एक रुडोल्फ विर्चो करके एक सेल बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रूपांतरण में बताया ओमिनी सेलुला ई सेलुला। अब ओमिनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या कहलाता है? तो इन्होंने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और जब हम कोशिका का विभाजन देखेंगे कि आखिर पुरानी कोशिका कैसे नई कोशिका का निर्माण करती है, तभी आपको सेल थ्योरी का रूपांतरण समझ में आएगा। तो क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी बॉडी में एक सेल बनी, वो सेल क्या होती है, पुरानी हो जाती है। पुरानी होने के बाद वो क्या करती है, दो सेल देती है हमें। कैसे? डिवीजन करके। मतलब वो एक सेल अपनी बॉडी का क्या कर देती है, दो भागों में बांट देती है, और क्या करके हमें दो सेल दे देती है। सेम जैसे हमारी लाइफ है वैसे ही सेल की लाइफ है। हम जन्म लिए, हम जन्म लेने के बाद क्या होता है, हमारा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद हम कैसे होते हैं, बच्चे, बच्चों से एडल्ट होते हैं, फिर ओल्ड एज होते हैं, और एक ऐसा समय हो जाता है कि हमारी डेथ हो जाती है। पर हम देकर कुछ नहीं जाते, पर जो कोशिका होती है, कोशिका जन्म लेती है, एडल्ट होती है, मैच्योर होती है, और मैच्योर होने के बाद वृद्धावस्था में जाती है, और वृद्धावस्था के बाद जब वह खत्म होती है तो वो क्या करती है, अपनी दो कोशिकाएं दे के जाती है। वैसे ही दो कोशिकाएं करेंगी और वो क्या करेंगी, चार कोशिकाएं दे करके जाएंगी। तो ऐसे ही सेल्स का डिवीजन होता है। तो इन्होंने सेल थ्योरी का रूपांतरण करके यही बताया, जो रुडोल्फ विर्चो सेल बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यही बताया कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला मतलब नई सेल का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। अब हम देखेंगे कि सेल थ्योरी के
अपवाद हैं। सेल थ्योरी के अपवाद का मतलब ऐसे कुछ चीजें हैं, ऐसे कुछ वायरस हैं, ऐसे कुछ वायरस हैं, ऐसे कुछ वायरॉइड्स हैं जिनके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता। उनकी बॉडी तो बनी होती है पर उनके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो हम देखते हैं जो वायरस होता है वो वायरस कैसा होता है, अकोशिकीय। अकोशिकीय का मतलब उसमें कोशिका प्रेजेंट नहीं होती है। और ये किससे बने होते हैं, तो ये केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। तो जो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, इसी अपवाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जितने भी अपवाद में पढ़ा रही हो उन अपवाद को आप बहुत ही अच्छे से समझ लेना, आपका बहुत ही अच्छे से इससे तैयारी हो जाएगी। तो जो वायरस होता है, वायरस में स्टूडेंट सेल तो नहीं होते हैं पर क्या प्रेजेंट होता है, यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे वायरॉइड्स। तो ये जो वायरॉइड्स क्या कहलाते हैं, तो वायरॉइड्स आरएनए के कण होते हैं पर इसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। फिर हम देखेंगे प्रियॉन्स। तो ये प्रियॉन्स केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं, इनमें भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। फिर हमारी बॉडी में जो ब्लड में आरबीसी पाए जाते हैं, ब्लड में जो आरबीसी पाए जाते हैं स्टूडेंट, उसमें भी क्या केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो ऊंट होता है और जो लामा होता है, इनकी आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो आरबीसी प्रेजेंट है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, पर जो ऊंट और लामा है उनकी जो आरबीसी होती है, उनकी आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा साइटोलॉजी की, आखिर साइटोलॉजी क्या कहलाती है। फिर हमने साइटोलॉजी वर्ड देखा, कहाँ से मिला। फिर हमने देखा सेल कहाँ से, सेल क्या कहलाता है। फिर सेल्स की खोज देखी। फिर हमने देखा कि साइटोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। फिर हमने देखा कि सजीव कोशिका की खोज किसने की। फिर हमने देखा सेल थ्योरी किसने दी और सेल थ्योरी का रूपांतरण किसने किया। और फिर हमने देखा सेल थ्योरी के अपवाद। आने वाली क्लास में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के टाइप्स देखेंगे। तो सेल्स कितने टाइप्स का होता है और हमारी बॉडी में कौन सा सेल पाया जाता है और जानवरों में कौन सा सेल्स पाया जाता है और वायरस या जीवाणु में कौन सा सेल्स पाया जाता है। तो ये हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें आपको डेली नई आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।